आज हम लोग पहले तो भैया ने एक भैया ने क्वेश्चन पूछा है काफ़ी दिनों से, ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। खुद को कैसे आप संयम कैसे करें, खुद को आप कैसे बांधें ताकि हम इवॉल्व हो सकें। एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बिकॉज सेल्फ डिसिप्लिन पूरा एक कंप्लीट टॉपिक होगा हम लोगों का। शायद ये तो 62nd वीडियो चल रहा है, शायद 60 वो हो सकता है 200 तक वीडियो जाए। जेन योगा में कंप्लीटली यही बताया गया है कि सेल्फ डिसिप्लिन कैसे किया जाता है, किन किन चीज़ों में अपने आप को डिसिप्लिन किया जाता है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं है अगर हम ये पहले नहीं समझ लेते कि हम अपने आप को डिसिप्लिन क्यों कर रहे हैं। कल मैंने गाना सुना, कल जैसे मैंने बताया था भैया को, एक भाई साहब का मैंने गाना सुना तो बहुत अच्छा लगा उनका गाना सुन के। फिर मैंने इनको सुना, आजकल जो फेमस सिंगर हैं, 2 फेमस सिंगर हैं आजकल, अरिजीत सिंह और लेडीज में श्रेया घोषाल। तो इनको अब जब सुनते हैं तो देख करके तो लगता है कि पता है लोग एक एक गाने का 10-10 लाख 5-5 लाख रुपए एक गाने का लेते हैं, ऐसे ऐसे बहुत पैसे लेते हैं। तो ये तो उनका आज का दिन है। आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले कैसे गाते थे। इन्होंने चॉइस लिया, और वो चॉइस जो था सोचा समझा चॉइस नहीं था। वो चॉइस, और कुछ चॉइस ले ही नहीं सकते थे। मतलब ये कि अब मैं एक अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल दोनों का पुराना वीडियो देखा काफी दिनों पहले का, एकदम यंग डेज का। दोनों बच्चे जैसे लग रहे थे एकदम, और ये भी नहीं लग रहा था कि ये लोग बड़े होकर बहुत बड़े सिंगर्स बनेंगे। क्यों सिंगिंग करते थे ये लोग? क्योंकि लोगों को सिंगिंग अच्छी लगती थी और गाते रहते थे, अच्छी लगती थी और गाते रहते थे। जब भी टाइम मिलता होगा तभी गाते रहे होंगे, जो गाना गाते सुनते रहे होंगे वही गाते रहे होंगे। और जब उनका टेस्ट वेस्ट हो रहा था, अभी इनफैक्ट एक हम गाना दोपहर को सुन रहे थे, उसमें श्रेया घोषाल जी गाना गा रही थी और सामने जाकिर हुसैन और 2-4 लोग और थे। जी टीवी का बहुत 15-20 साल पुराना शो था, वो सारे गाना का शो था। तो उसमें जाकिर जी ने उनको गाना गाने के लिए कहा, जाकिर जी ने, और उन्होंने कहा मुझे अंकल मुझे गाना के शब्द नहीं आते। तो बोलते हैं आपको जो शब्द आते हैं उसी में गा दीजिए। उन्होंने कोई एक राग बोला, राग तो उन्होंने कहा मुझे ये राग में नहीं आता। तो उन्होंने जो था उन्होंने गाया, लास्ट में तो शब्द नहीं आते तो उन्होंने ला 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 करके गा दिया। क्या लगता होगा आपको कि उन्होंने ये सोचा समझा होगा कि आज की मैं खूब दौड़ूंगी, भागूंगी, रेस में जीतूंगी। बहुत से ऐसे सिंगर्स होते हैं, बहुत से ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो जानते हैं कि कुछ दिनों बाद कि यार सिंगिंग करियर नहीं है या एक्टिंग करियर नहीं है तो छोड़ो कुछ और करते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो कुछ और कर ही नहीं सकते। उनको उनकी जिंदगी में यही चीज एक है जो उनको जॉय देती है, आनंद देती है। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो सोचा समझा नहीं होता कि अगर मैं अपने आप को डिसिप्लिन करूंगा तो मुझे कुछ फायदा मिलेगा। क्योंकि आप अगर थोड़ा बहुत 10 दिन 15 दिन अपने आप को जल्दी सुबह उठा लिया, थोड़ा योग कर लिया, ध्यान कर लिया, तो उससे रिजल्ट नहीं आया जो एक्सपेक्ट किया था आपने उम्मीद की होगी कि शायद मेरे को ध्यान में गहरी दशा मिल जाएगी, या आपने उम्मीद की होगी कि मुझे इसकी वजह से मेरा कंसंट्रेशन बढ़ेगा और मेरे स्कूल में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऐसे ढेर सारी उम्मीदें हम करते हैं अपने आप से। क्योंकि देखा भी गया है, लोग कहते भी है कि अगर तुम्हारा माइंड फोकस्ड हो तो कहानियां हैं कि विवेकानंद को तो पूरी की पूरी अखबार को देखते थे, एक बार उनको याद हो जाता था। मुझे बचपन में मैंने सुना था, एक बार ट्रेन में अखबार पढ़ रहे थे कोई, और विवेकानंद उसको पढ़ा और उसको एक एक पेज देखा और उनको पूरा का पूरा पेज, फोटोजेनिक मेमोरी कहते थे, हो जाती है, देखो और याद हो जाती। इस चक्कर में मैंने भी मेडिटेशन की किताबें पढ़ी कि क्या पता मेरा भी फोटोजेनिक मेमोरी हो जाए, मेरे को भी अच्छे नंबर आ जाए। तो नहीं आए नंबर अच्छे, तो फिर मैं क्यों पढ़ता रहा। आज एक और बड़ी डिफरेंस है मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि एक बहुत ही समझदार पढ़ा लिखा आदमी जो हम लोगों के साथ काफी दिनों के साथ बातचीत भी हो रही है उसकी, जब मैंने उनसे कहा कि ये पॉसिबल है, पता है एक ऐसी स्टेट में जाना पॉसिबल है जिसमें कोई सफरिंग नहीं होती, उसमें एक ऐसा डेथ नहीं होता, तो बंदा मुझसे बोलता है यार मुझे तो ये इमेजिन ही लगता है।
काल्पनिक लगता है। जैसे भगवान गणेश, ये काल्पनिक है, तो और चूंकि काल्पनिक लगता है इसलिए उसको उसकी तरफ जाने का, अप्रोच करने का मन भी नहीं करता। तो सेल्फ डिसिप्लिन का रूट क्या है? कृष्णमूर्ति बोलते हैं ऑब्जर्व करो, अटेंशन ही सेल्फ डिसिप्लिन का रूट है। डिसिप्लिन आती कहां से है? अगर मेरे अंदर में मैं अपने आप को स्टडी करूं, एक भाई साहब ने मुझसे बायोग्राफी पूछी है मेरी, कुछ दिन पहले, आप अपने बारे में कुछ कहिए। तो मैं अब आज तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं डॉक्टर हूं और मैं ये भी करता हूं और मेरे पास एक स्कूल खोलने का भी प्लान है और ये भी, ढेर सारी चीजें मैं नहीं बोल सकता। अपने आप को अगर मैं एक दो लाइन में समराइज करूं तो एक बच्चा था जिसको काफी साल तक कुछ पता ही नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। माँ बाप जो कहते थे, जो स्कूल वाले कहते थे, वो करते रहते थे, परेशान होते रहते थे। फिर सडनली एक दिन उसकी मुलाकात एक और बच्चे से हुई, एक कहानी में एक बच्चे से मुलाकात हुई और वो बच्चा एनलाइटन हो गया था, भगवान राम। उसको जब पढ़ा, उसके बारे में सुना, तो इस बच्चे को, मतलब मुझे उम्मीद जग गई कि शायद मेरी भी वैसी हालत हो सकती है। फिर कुछ दिन और चलते रहे, कुछ पढ़ते रहे, लिखते रहे, इधर उधर कुछ करते रहे, कुछ करते रहे। फिर एक मुलाकात हुई एक भाई साहब से, फिर से किताबों में ही, सहर, मिस्टर पीजे सहर से, ज़ेन योगा के थ्रू। उनकी कुछ बातें पढ़ी तो मन के बारे में कुछ पता चला कि मन कैसे बिहेव करता है, कैसे डगमग हो जाता है, कैसे उसके पेच ढीले रहते हैं। तो उन्होंने कुछ गुण बताए उस पेच को ढीला टाइट करने का, दिमाग के पेच को टाइट करने का। थोड़ा टाइट किया तो देखा तो लाइफ में कुछ ऑर्डर आया, लाइफ कुछ सुधरी। जब लाइफ में सुधार आया तो लगा कि यार इसका मतलब सहर जी सही बोल रहे हैं। फिर कुछ साल बीते, फिर उसके बाद सहर जी से हम इंट्रोड्यूस्ड हुए, कृष्णमूर्ति और काफी ढेर सारे, मैं तो कहूंगा पास्ट के सारे मास्टर्स और फ्यूचर के सारे मास्टर्स की मुलाकात इस बच्चे की अब हुई है। और कुछ नहीं है। एक और भाई साहब मुझसे आज ही कह रहे थे कि आजकल क्या पढ़ रहे हैं आप? तो मैंने कहा आजकल पढ़ रहे हैं, बड़ा अजीब लगा मुझे, लगा कि पढ़ रहे हैं हम लोग खाली क्या? किताब, ये छोटी सी पतली सी किताब है, इसको अगर पढ़ने बैठे तो हम लोग मुश्किल से एक हफ्ते भी नहीं लगेगा। नासिम तालिब तो 100 पेज एक दिन में पढ़ लेते हैं तो फिर उनको तो और भी जल्दी हो जाएगा। नहीं, पढ़ नहीं रहे हम लोग खाली इसको। फिर भी उनको मैंने आंसर में यही कहा कि आजकल हम लोग एक किताब को पढ़ के उसको हम लोग एक आसान भाषा में एग्जाम्पल्स के साथ वीडियोस बना रहे हैं। ऑलमोस्ट 61 वीडियोस हो चुके हैं, आज 62nd वीडियो बनाएंगे। और मेरा मन तो है कि मैं आपको एक किताब भेजूं, ऑनलाइन सॉफ्ट कॉपी भेज दूं, लेकिन मैं भेज नहीं सकता बिकॉज इसको सुनने के लिए, इसको पढ़ने के लिए खास तरह की मनोदशा चाहिए। मनोदशा जानते? जैसे भोजन को एंजॉय करने के लिए एक खाली पंजे, एंजॉयमेंट के लिए एक खाली पेट चाहिए। पार्टीज को एंजॉय करने के लिए एक ऐसी मनोदशा चाहिए जैसी आपके अंदर है। कल डॉक्टर साहब पूछ रही थी कि बच्चे आए क्या? कल काफी देर हो गई थी, 10 मिनट लेट हो गए थे आप आने में। तो मैंने कहा आए तो है नहीं। तो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि चलो अच्छा हम लोग बैठ के डिस्कस करते हैं। मैंने कहा जाने दो, क्योंकि एक तो उनकी तबीयत खराब थी और दूसरा मैं नहीं चाहता कि कोई भी आदमी इस बुक को इसलिए पढ़े कि चलो एक वीडियो बना लेते हैं। मैंने कहा जो बच्चा अनिल आता है, और अनिल मतलब खाली एक ही लड़का नहीं, अनिल जैसे बहुत से बच्चे हैं जो उसको इसी मनोदशा से सुनते हैं। मैंने उसके अंदर में कहा कि इस बच्चे के अंदर में जब वो बैठता है ना, एक खास तरह का वैक्यूम क्रिएट होता है। और वो वैक्यूम ऐसा होता है जैसे कि काफी कुछ जो सर बोलेंगे उसमें मैं जानता हूं, लेकिन कुछ नई चीजें बोलेंगे तो एक पुरानी में भी कुछ नई चीजें, नए हीरे जवाहरात मिल सकते हैं। और पुराने में भी जो मैंने सुन रखा है, इनकी मनोदशा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी भी मनोदशा वैसी रहती है जब मैं उस किताब को पढ़ता हूँ। तो कि जो भी मैंने कल या परसों या नरसों मिस कर गया हूँ, शायद वो फिर से मुझे मिल जाए। और इन सब की वजह से मेरे लिए वो दरवाजे खुल जाएं जो सहर जी कह रहे हैं, सफरिंग को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का। इसको पढ़ने के लिए जो मनोदशा चाहिए, वो या इस तरह की कोई भी स्पिरिचुअल बुक को पढ़ने के लिए जो स्टेट ऑफ माइंड चाहिए, वो हर रोज सुबह जैसे हम फ्रेश दिमाग से उठते हैं, ऐसे ही फ्रेश मन होना चाहिए कि यार हाँ ठीक है, मुझे पता है इसमें बहुत सी बातें कही हैं कि एक परफेक्ट स्टेट, एब्सोल्यूट स्टेट, ये वो स्टेट, लेकिन आज क्या मिलेगा मुझे? पता है बोर कब होते हैं हम लोग?
जब कोई पढ़ रहा होता है और हम लोग एक सेंटेंस सुनते हैं और हमको लगता है हाँ यार यही तो अभी 10 मिनट पहले बोला था, 10 दिन पहले भी बोला था, आज भी यही बोलेंगे। लेकिन जिसकी बात मैं कर रहा हूं उसमें रहता है ठीक है हाँ कल भी बोला था और आज भी बोला, और सडनली उस 10 सेम सेंटेंस में एक नया सेंटेंस आ गया। वो एक नए सेंटेंस का वेट करना का जो एटीट्यूड है वो उस बंदे में नहीं होता जो नॉर्मली ऐसे ही पढ़ता है, जिसको कृष्णमूर्ति बोलते थे क्यूरियोसिटी से नॉलेज नहीं आती। गॉसिप और क्यूरियोसिटी उन्होंने एक ही बराबर किया था। उन्होंने सुपरफिशियल क्यूरियोसिटी, अच्छा सहर जी को पढ़ रहे हैं आप, सर जी क्या बोल रहे हैं आज, डेथ वेथ के बारे में कुछ बोल रहे हैं, अच्छा इससे नहीं होता। इसके लिए एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड चाहिए कि हाँ यार कुछ खास बता रहा है ये बंदा। जैसे आप कहीं जाएं कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, लेट्स से कोई फिल्म स्टार आ गया हो आपके आसपास कहीं मिल स्कूल के बाहर, और आप एक झलक लेने के लिए खड़े हो, उचक उचक के देख रहे हैं। उसकी शक्ल तो आपने बहुत सालों से देख रखी है, फिल्मों में देख रखी है, आगे भी फिल्मों में देख सकते हैं, फिर भी उसको लाइव देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए आप कैसे उतावले होते रहते हैं। ऐसे ही इन शब्दों में कोई एक झलक मिल जाए उस ट्रूथ की, क्योंकि वो एक झलक सब कुछ बदल देती है। लेकिन खाली झलक नहीं बदलती, झलक तो आसपास अवेलेबल है, उसको देखने के लिए जो अंदर में एक स्टेट है ना, उसके बिना आप नहीं पढ़ सकते इसको। तो जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो तब तक उसके बारे में जानना तब तक यूजलेस है जब तक कि आप ये न जाने कि हम किस चीज के लिए सेल्फ डिसिप्लिन कर रहे हैं अपने आप को। बहुत से लोग ऐसे हैं जो रुपए पैसे कमाने के लिए अपने आप को डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, मैं खुद उसमें से एक हूं। कुछ दिन करने के बाद छोड़ देते हैं। तो जो छूट जाता है वो इसलिए छूटता है क्योंकि उस बंदे को पता नहीं है कि जो सेल्फ डिसिप्लिन है वो किस लिए हो रहा है। इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में पहले नहीं सुनना चाहिए। पहले हमको सुनना चाहिए कि हम किस लिए जिस रास्ते चल रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एक तरह की व्हीकल है जो आपको एक अंत तक पहुंचाएगी। जब तक आपका डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, आपको मान लीजिए हम बोल रहे हैं ठीक है सर कार के बारे में बताइए, कार में बैठकर हम कैसे जाएंगे कहीं, तो मैं पहले आपसे पूछूंगा कि कहां जाना है आपको। फिर कहीं भी चले जाएंगे बैठकर, ऐसा नहीं होता। सेल्फ डिसिप्लिन में ढेर सारी चीजें इन्वॉल्व है, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, अभी ज़ेन योगा में पढ़ेंगे कि भोजन के साथ काम करना है, खाने को नियमन करना है। ढेर सारी चीजें हमने पहले पढ़ी भी है ज़ेन योगा में, हमारे क्लासेस में भी। सुबह उठना, शाम को सोना, सेक्स और लोगों से बातचीत और ढेर सारी चीजों में हम लोगों का नियमन करना है। लेकिन मालूम कैसे पड़ेगा कि वो नियमन सही है? एक परफेक्ट स्टेट के नजदीक पहुंचते जाएंगे तो परफेक्ट स्टेट होगी कैसी, देखते हैं। कल हम पढ़ रहे थे कि स्टोइक और डायोजनीज और एंटिस्थेन्स और सिनिक स्कूल के जो स्टार्टर थे, एंटिस्थेन्स, सुकरात, ये सब लोग एक खास तरह की जिंदगी जीते थे, एकदम गरीबों की तरह जिंदगी जीते थे। बस एक बैग और एक डंडा लेकर चलते रहते थे, एकदम कम से कम जरूरतों के साथ रहते थे। उनके हिसाब से उन्होंने 4 चीजों को आत्मा की बीमारी बताई। पहली, शुरुआत करते हैं। एवरीवन केपेबल ऑफ थिंकिंग लॉजिकली, हर कोई बंदा जो लॉजिकली सोच सकता है, विल एक्नॉलेज द कोजेंसी ऑफ दीज क्लेम्स, जो कल क्लेम किए गए हैं, जो बयान दिए गए हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर इन 4 चीजों को, ये क्लेम किया है लोगों ने कि 4 बीमारियां हैं सोल की, पता है कौन कौन सी? एक प्लेजर, ये जिस पार्टी में हम लोगों को आप भेज रहे हैं ना कि सर आप जाइए, आप क्यों नहीं जा रहे खुशी खुशी, ये एक बीमारी है सोल की। दूसरी है पेन, दर्द, जो भी तकलीफ कहीं मिलती है। तीसरी है इच्छा, डिजायर, और चौथी है फियर। अगर इसको आप नहीं देख पा रहे हैं, या जो भी बंदा इसको नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब वो लॉजिकली सोच नहीं पाता। ये कोई बेइज्जती नहीं है कि आपको तोहमत नहीं लगाया जा रहा है कि यार तुम लॉजिकली सोच नहीं पाते। ये एक सच है कि मैं लॉजिकली सोच नहीं पाता और किसी वजह से नहीं सोच पाता हूँ। कोई तकलीफ होगी मन में, कुछ डर होगा,
कल जैसे मैं इनसे बता रहा था कि एक खास तरह का शीशे में अगर आपने अपनी शक्ल देख ली तो आप लॉजिकली सोच नहीं सकते। पता है कौन सी दोस्त, अगर बहुत अच्छे पढ़ने वाले दोस्त हो आपके या बहुत अमीर दोस्त हो आपके, उनको जब देखेंगे तो आपको अपने बारे में लगेगा कि मैं बहुत गरीब हूं, दुखी हो जाएंगे आप। और वहीं पर बहुत ही गरीब बंदे के साथ आप बात करें, उनको जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे मैं तो राजा हूं, तो आप एक ऐंठ में रहेगी। तो इस शीशे में देख लिया तो आप लॉजिकली नहीं सोच सकते। आप लॉजिकली सोचने वाला हर चीज में समझेगा कि ये कारण क्या है, इस चीज की इसका वजह क्या है, मैं क्यों मैं ऐसा हो रहा है कि पार्टीज के लिए उतावला हो रहा हूं। उतावलापन क्यों आ रहा है? उतावलापन पता है, इट इज लाइक डिस्टर्बेंस है। हमको तो लगता होगा एंजॉयमेंट है, लेकिन है वो डिस्टर्बेंस। आपको पार्टीज का उतावलापन है। एक भाई साहब कल जब पार्टी हुई थी तो बैचलर्स पार्टी में लोग ड्रिंक करते हैं बहुत, और 90% लोग उतावले रहते हैं ड्रिंक्स के लिए। बहुत से डॉक्टर सब लोग ड्रिंक्स जहां मिलती है लोग ऐसे कूद पड़ते हैं जैसे कोई एक डॉग को हड्डी दे दी जाए। ये आपके लिए लगता होगा कि एंजॉयमेंट है, लेकिन आप दूर से देखें तो आपको लगेगा कि ये कुछ पागलपन है, कुछ सनक है ये। तो जो भी समझदार होगा ये देख पाएगा कि क्लेम्स सच्चे हैं। डिजायर, पेन, फियर, कम से कम फियर का सच तो आप जानते हैं। फियर एक तरह की बीमारी है कि नहीं? तो बाकी चीज अभी हमको नहीं लगती, लेकिन फियर तो आपको लगती है। They are likely to feel the admiration for those able to muster the Socratic strength of will to act in accordance with this wisdom. जिस तरह से आप देखेंगे इन लोगों को, बड़े बड़े सुकरात, और ये ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे लोग थे। अगर नौकरी करते राजाओं के यहाँ तो बहुत पैसे अमीर बनते, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ छाड़ कर गरीबों की जिंदगी जी। तो आपको इनको देख करके ये भी लगेगा कि यार बड़े विल पावर के आदमी है, हम तो नहीं कर सकते ये चीज। हम तो पैसा रुपया कमा करके चाहे अपना जमीन ही मारना पड़े और दुखी झेलना पड़े, हम एनलाइटन नहीं होंगे, हम अमीर बनेंगे। तो आपको लगेगा कि यार ये लोग तो बहुत महान है। लेकिन Socrates and cynics and stoics in common with all who have taken the way of detachment have only begun to tread the path. जो लोग भी सन्यास लेकर के गरीब की तरह रह रहे हैं, इन्होंने केवल अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट की है। केवल शुरुआत है, ये अंत में नहीं है अभी ये लोग। दे आर सब्जेक्ट टू द सफरिंग एसोसिएटेड विद इंडिविजुअलिटी। उनके साथ एक बहुत बड़ा खतरा है जो स्पिरिचुअलिटी में होता है, द सफरिंग ऑफ इंडिविजुअलिटी। पता है इंडिविजुअलिटी क्या है? इंडिविजुअलिटी वो चीज है जिसके लिए हम सुबह से लेकर शाम तक परेशान रहते हैं, जिसके लिए हम खूब पढ़ते हैं, जिसके लिए हम खूब पैसे कमाना चाहते हैं। व्यक्तित्व, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व, कुछ स्पेशल होना, कुछ खास तरह का कपड़ा पहन लिया, औरों से अच्छा गाना गाया, औरों से अच्छी गाड़ी है मेरे पास, औरों से अच्छी नौकरी है, कुछ भी हो बट औरों से बेहतर हो, औरों से अलग हो, इसको बोलते हैं इंडिविजुअलिटी। एक और चीज इंडिविजुअलिटी है, आपका होना, आपका चेहरा तो औरों से अलग है ही। तो जो लोग भी अपने आप को तपस्या करवा रहे हैं, उनको भी इंडिविजुअलिटी से रिलेटेड सफरिंग तो होगा ही। वो क्या है इंडिविजुअलिटी से रिलेटेड सफरिंग? इवन दे मस्ट एंड्योर, उनको भी झेलना पड़ेगा द पेन्स ऑफ, तकलीफें किस किस चीज से? द इलनेस, बीमारियों का पेन। जैसे कल जब मैम बीमार पड़ी तो मैं भी हिल गया। और द ग्रोइंग ओल्ड मेंटली एंड फिजिकली। कल पीछे मैं कपड़ा धो रहे थे बाबा जी, तो मैंने उनको एक चिक्की का पीस, जो आजकल गुड़ की चिक्की आती है, उनको खाने के लिए दिया। बोलते नहीं बेटा हम नहीं खा पाते। मैंने कहा क्यों? बोलते ऊपर के सारे दांत टूट चुके हैं, खा ही नहीं सकते। ये फिजिकली जब बीमार होते हैं आप खाना नहीं खा सकते। और मेंटली आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, छोटी छोटी चीजों में आपको याद नहीं रहता। आप पढ़ रहे हैं, बल्कि एक बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं, मैंने देखा उनको, जब काफी टाइम पहले जब उनसे मिला था तो पढ़ पाते थे, अब नहीं पढ़ पाते हो। अब उनको मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ना पड़ता है एक एक शब्द। और अभी कुछ दिन पहले जब उनसे मिला था तो उनकी वाइफ पढ़ के उनको सुनाती थी, खुद तो आंख ही खत्म हो चुकी है, उनकी बीमारी है उनको आंख की, बुढ़ापे में और भी खराब हो गई। तो जो फिजिकली और मेंटली आप जब ग्रो करेंगे तो उसकी वो तो झेलना ही पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी एंग्विश, दुख रिलेटेड टू डेथ। तीन चीजें हैं,
इलनेस, ग्रोइंग ओल्ड एंड डेथ। अभी लगता होगा हम बहुत दूर हैं इन सब चीजें, लेकिन इन सब में से एक के तो बहुत नजदीक है, इलनेस और मेंटल एंग्विश, किसी भी चीज से रिलेटेड, वो तो हमारे आसपास ही है। Only when these three drastic forms of suffering are forever blocked, जब ये तीनों चीज हमेशा हमेशा के लिए रुक जाएंगी, हमारे को टच नहीं करेंगी, कौन कौन सी? मौत, बीमारी और बुढ़ापा हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएंगी, कैन परफेक्ट फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग बी अटेन्ड, तभी परफेक्ट फ्रीडम मिलती है, एंड परमानेंट हैप्पीनेस बी प्रोक्योर्ड। लेकिन कौन, किसको मिला है इस तरह का? येट हु वुड प्रेज्यूम टू हैव द एबिलिटी टू ब्रिंग अबाउट, कौन हमको हेल्प कर पाएगा इस बीमारी, मौत और बुढ़ापे से? कौन बचा सकता है हमको? किससे पूछें? इन स्पाइट ऑफ ऑल एपरेंट इम्पॉसिबिलिटी, कहीं पर भी कोई नहीं हेल्प कर सकता हमको, इम्पॉसिबल है इस चीज को, फिर भी मैन सर्टेनली बिलीव्स इन द पॉसिबिलिटी ऑफ ओवरकमिंग दीज फैक्टर्स ऑफ सफरिंग। इंसान फिर भी सोचता है कि शायद किसी तरह से हम इन सब चीजों से बच सकते हैं। Indeed, it is in the promise of such a conquest that the value of religion is to be found. यही religion की वैल्यू है। religion ही है वो विज्ञान, religion ही है वो शास्त्र, religion ही है वो तरीका जो हमको मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी से बचा सकता है, हमेशा हमेशा के लिए। The question is whether in this life we can realize the conquest of death. क्या इसी जिंदगी में, सवाल यह है कि क्या इसी जिंदगी में हम अपनी मृत्यु को, मौत को जीत सकते हैं? एंड दस, और इसी तरह से ऑफ कोर्स ऑफ सिकनेस एंड ओल्ड एज, और मृत्यु के साथ साथ बुढ़ापा और बीमारी से भी जीत सकते हैं क्या हम लोग इसी जिंदगी में? सो दैट वी नो आवरसेल्व्स टू बी बियॉन्ड द रीच ऑफ डेथ, ताकि हम ऐसा देख सकें कि हम कैसे मौत की छूत, टच से बहुत दूर हैं, मौत की पकड़ से बहुत दूर हैं। एंड इंट्यूटिवली परसीव आवरसेल्व्स एज टू बी इमॉर्टल, और अपने आप को महसूस कर सकें, जान सके इंट्यूटिवली, किसी के बताने पर नहीं, कोई हमको ये नहीं बताए तुम आत्मा हो, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, हम खुद उसको एक्सपीरियंस कर सकें कि हम इमॉर्टल हैं, अमर हैं हम। फ्रॉम द टाइम इममेमोरियल, पता नहीं कब से, हजारों सालों से, ऑल विजडम सीम्स टू हैव फेल्ड, कोई नहीं बता पाया ये चीज। इन दिस रिस्पेक्ट, इसके बारे में कोई बता नहीं पाया कि हम कैसे अपने आप को मौत से बचा सके। नेवरदलेस दिस इज व्हाट बुद्धा हैज टू से, लेकिन बुद्धा ने क्या कहा इसके बारे में? बुद्धा बहुत ध्यान से बोलते हैं, इसको शायद आपने पहले भी सुना हो, लेकिन एक झलक शाहरुख खान की देख लीजिए आप। हमने पहले भी शाहरुख खान को देखा है, लेकिन क्या पता शक्ल बदल गई हो। कैसे दिखता है शाहरुख खान? बुद्ध कह रहे हैं, गिव केयर, ध्यान दीजिएगा इस बात को, गिव केयर ओ मॉन्क्स, मेरे साधुओं, आप लोग आ रहे हैं इसलिए आप साधु हैं। द डेथलेस हैज बीन अटेन्ड, जो मृत्यु के पार होता है उसको मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो पाई जा चुकी है। डेथलेस हैज बीन अटेन्ड, आई विल इंस्ट्रक्ट यू, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट करूंगा। आई विल इम्पार्ट टू यू द डॉक्ट्राइन, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे उस चीज को पाया जा सकता है। फॉलो मी, फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शंस, इन बातों को अगर तुम फॉलो कर लो, ये शैल नो एंड रियलाइज दैट utmost noble goal of holy life, namely immortality, जो सबसे बड़ा गोल है इस जिंदगी का, अमरत्व, for yourself can be gained even in this present lifetime, इसी जन्म में पाया जा सकता है। इतना बड़ा है ये कि लोगों को लगता है कि यार इम्पॉसिबल है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लगता है पढ़ाई लिखाई कर लो, अपनी जिंदगी को संवार लो, मरने वाले तो हैं ही, लेकिन कम से कम जब तक जी रहे हैं, साल 10 साल 5 साल 20 साल, एक अच्छी सी कार में घूम लो, एक अच्छा सा घर बना लो। इतना ज्यादा इम्पॉसिबल लगता है ये कि मन ही नहीं करता, कि मन मानने को तैयार ही नहीं होता कि जिंदगी सफरिंग है। सोचिए, अगर सफरिंग है, बुद्ध को दिखा सफरिंग है, हम लोग को नहीं दिख रहा है क्योंकि इतना इम्पॉसिबल लगता है। इम्पॉसिबल लगता है तो हम देखते भी नहीं उस तरफ। क्यों ऐसा होता है? क्यों समझदार इंसान डेथ को, बीमारी को, बुढ़ापे को देख करके ज्ञान की तरफ नहीं जाता? क्यों बेहोशी की तरफ जाता है? क्यों टेम्पररी अरेंजमेंट्स करने के पीछे जाता है?
बोलते हैं द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ मोर्टैलिटी, ये जो अमरत्व की जो क्वेश्चन है कि हम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये जो सवाल है, हाउ एवर वॉज ओनली वन साइड ऑफ द प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है उसका खाली एक हिस्सा है। ये जो भाई साहब मुझसे कह रहे थे ना कि अरे यार ये तो बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है गौतम बुद्ध की जो स्टेट है, वो इसीलिए क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं कोई बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, बहुत ही बड़ी बात, लेकिन मैं कोई ऐसी बात बोल रहा था। क्योंकि मैंने आज भाई साहब से बोला कि पता है मैं जो बुक पढ़ रहा हूं, मुझसे बोल रहे थे बड़े तारीफ के रूप में, मैंने उनको बताया कि हम लोग 62 चैप्टर्स 62 वीडियोस बना चुके हैं। बोलते कौन सी बुक के, मैंने कहा पीजे सहर जी की कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग के। बोलते ये तो वही बुक वही है ना जो, मैंने कहा जो ज़ेन योगा जिन्होंने लिखी है। बोलते हैं अच्छा आप तो बहुत दिनों से कंसिस्टेंट हैं। बोलते हैं बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं, आपके काम में कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी समझते हैं ना आप? मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैंने कुछ कहा नहीं उनसे, लेकिन मैंने एक शब्द सेंटेंस उनसे कहा कि नहीं यार ये कंसिस्टेंसी नहीं है, ये तो मजबूरी है हम लोगों की। हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, मुझे खुद डर लगता है मौत से, काफी टाइम से डर लगता है, एग्जाम से डर लगता था, नौकरी अच्छी नौकरी मिली ना मिली इन सब चीजों से डर लगता था। तो ये समझ में आना शुरू हो गया कि जो वजह है डर के, वो वजह छोड़ दो तो डर तो सब जगह है ही। आज भी अगर इस 40 साल की उम्र में इम्तिहान देना पड़े तो फिर से डर वैसे ही आ गए, डर तो है ही। तो उस डर ने हमको ये पढ़ने पर कंसिस्टेंसी ले आई है। डर, अब कोई क्या कहेगा, कंसिस्टेंसी डर है, डर से कंसिस्टेंसी आ रही। बुद्धा कह रहे हैं द अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धा इज नीदर मोर और लेस देन टू एडवांस टू द स्टेट दैट इज होली एडिकेट टू अस एंड सो टू स्टेट ऑफ अ परफेक्ट हैप्पीनेस। बुद्धा का ना तो इससे कम हो ना इससे ज्यादा, ज्यादा भी ध्यान रखिएगा, जो परफेक्टली हैप्पीनेस की स्टेट है उससे न कम न ज्यादा। ज्यादा क्या हो सकती है, कोई काल्पनिक चीज, और कम मतलब छोड़ के छोड़ो यार नहीं हो रहा है परफेक्ट स्टेट तो छोड़ो, जो कम से कम मौज मस्ती कर सकते हैं वही करें। नहीं, ध्यान दीजिएगा एक अलग चीज। बुद्धा बताते हैं एज द इनकंपेरेबल कंडीशन ऑफ सुप्रीम पीस, जो शांति की बात कर रहे हैं जिसको आप किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते, एंड ऑल्सो एज व्हाट इज एडिकेट, जो हमारे लिए सबसे परफेक्ट है, दैट स्टेट in which all eternity that cannot arise in any desire for change or for another state to replace it। एक ऐसा स्टेट, मन का स्टेट, जिसको आप किसी और स्टेट के साथ बदलना ही नहीं चाहेंगे, जिसमें कभी कोई डिजायर ही पैदा नहीं होती, बिकॉज वो अपने आप में इतनी अच्छी स्टेट होती है कि उससे अच्छी स्टेट होती ही नहीं, तो आप कुछ और चाहते ही नहीं। वो स्टेट, इट इज अ स्टेट इन विच बाउंडलेस पीस प्रिवेल्स, एक ऐसी शांति जिसको कोई उसका बंधन नहीं है, कोई चीज तोड़ नहीं सकता उसको। फॉर अ वॉन्ट ऑफ पीस इज ऑलवेज अ रेस्टलेसनेस ऑफ द विल, क्योंकि जहां पर आपको शांति चाहिए वो तो मन की डिस्टर्बेंस हुई। इन दैट सेम सुत्ता, और उसी सेंटेंस में वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक्सप्रेसली डिक्लेयर, साफ साफ बोल देते हैं यही वो बात नई बात है। इसको अगर मिस कर गए तो आप समझदार लोगों की वो बड़ी ब्लंडर्स में हमेशा घुसते जाएंगे और छोड़ देंगे पढ़ना इसको। बहुत से लोगों ने छोड़ दिया है, बहुत से लोगों ने मान लिया है कि पॉसिबल नहीं है। उसी सेंटेंस में वो डिक्लेयर करते हैं दैट द अटेनमेंट ऑफ दिस फाइनल स्टेट वाज द एम ऑफ हिज एस्पिरेशन। बोलते हैं हाँ, यही परफेक्ट स्टेट को पाना मैं चाहता था। एंड द फैक्ट, इन फैक्ट ही रीच्ड दिस गोल एज, और जब वो पहुंचे इस गोल में तो कैसे मालूम पड़ा उनको, द स्टेट ऑफ परफेक्ट सिक्योरिटी, इसमें उनको इतनी सिक्योरिटी महसूस होती है जो रुपए पैसे किसी चीज से नहीं आ सकती। He cannot be touched, he cannot die. Free from birth and old age, बुढ़ापा और बर्थ नहीं होता अब उनका। From sickness, death, care and defilement, अब उनको किसी केयर की जरूरत नहीं है, बीमार नहीं होंगे वो, और डिफाइलमेंट नहीं होगा, कलंक नहीं होगा उनके ऊपर कोई, अब वो पैदा नहीं होंगे दोबारा। नई बात क्या है, द एंड ऑफ दिस गोल इज ऑल्सो, ये जो परफेक्ट स्टेट है ना, ये एक और चीज है, ये वो ही हमारे पास है, इज ऑल्सो फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग, तकलीफों से आजादी।
Indeed, according to Buddha, there is absolutely nothing more to be done but to render ourselves free from suffering, since in annihilation of suffering is removed the obstacle which bars the way to the state of supreme happiness. क्योंकि ये जो सफरिंग है ना, ये सफरिंग की वजह से ही वो परफेक्ट स्टेट नहीं मिल रहा है. जब तक सफरिंग रहेगी तब तक परफेक्ट स्टेट नहीं रहेगा. लेकिन हम सफरिंग को देखते ही नहीं, सफरिंग को छुपा देते हैं, सफरिंग को टाल देते हैं. जब कोई गौतम बुद्ध जैसे लोग बात करते हैं कि परफेक्ट स्टेट की, तो हम इमेजिन करते हैं हमारी परफेक्ट स्टेट तो होती है जब हमारे पास ढेर सारा पैसा होता है, खूब स्वादिष्ट खाना होता है. और बुद्धा की परफेक्ट स्टेट तो ये पाना तो बहुत मुश्किल काम है, उसको पाना तो और मुश्किल काम होगा, तो छोड़ो, उसको छोड़ो, इसी को पाते हैं. लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि हम सफर कर रहे हैं जिस स्टेट में है. ये भी पाना अभी तो सपना है हमारा, रुपया पैसा कमाना ये सब सपना है. तो हम इस सपने को छोड़िए, अभी जो सफर कर रहे हैं वो तो रियलिटी है. जो सुबह से लेकर शाम तक तकलीफ होती है. आज मैं गया एक जगह पर, एक कमरे में जा रहा था, एक किसी स्कूल में, तो चपरासी ने मुझसे बोला कि हे रुको भाई, कोई आदमी अगर आदमी स्कूल में नहीं घुस सकता, कितना भी इंपॉर्टेंट आदमी हो. मुझे खराब लगा ये बात. तो ये जो खराब लगा वो क्यों लगा? ये तो सच्चाई थी ना. ये कोई भी आदमी, मेरे घर में कोई नहीं घुस सकता, तो क्यों खराब लगा? ये सफरिंग है एक तरह की. अब मैं चलूं, अच्छा अब दिखा दूंगा इस चपरासी को. मैं मन में बात भी आई, अच्छा बेटा जब तू अल्ट्रासाउंड कराने आएगा तब बताऊंगा तुझे. लेकिन ये सफरिंग थी. गोल परफेक्ट स्टेट जो है वो नहीं है. गोल है सफरिंग और उससे आजादी. एक बार सफरिंग खत्म हो जाएगी तो जो ऑब्स्टिकल है हमारा परफेक्ट स्टेट में जाने का वो भी खत्म हो जाएगा और हम परफेक्ट स्टेट में पहुंच जाएंगे. द पाथ ऑफ बुद्धा एंड्स इन द एनिहिलेशन ऑफ सफरिंग. बुद्धा बोलते हैं कब तक चलो, उसका अंत कब होगा तुम्हारे पाथ का? जब तुम्हारा सफरिंग खत्म हो जाता है, जब तुम्हारा सफरिंग एनिहिलेट हो जाता है, विनाश हो जाता है. एज बिफोर, बुद्धा कह रहे हैं जैसे मैंने पहले भी कहा है, द बुद्धा एंड्स इन एज बिफोर सो नाउ. जैसे मैंने पहले कहा है वैसे मैं अभी भी कह रहा हूं. आई प्रीच ओनली, मैं खाली एक ही चीज पढ़ाता हूं, एंड ओनली सफरिंग एंड सिसेशन ऑफ सफरिंग. तकलीफ क्या है वो दिखाना चाहता हूं मैं तुमको. ध्यान से देखो तकलीफ क्या है और उसको कैसे खत्म कर सकते हो. इसलिए जब आप मुझसे कहते हैं सर पार्टी, तो मैं आपको ध्यान से दिखाना चाहूंगा बेटा ये तकलीफ है जो अभी आपको नहीं लग रही है. ढेर सारी तकलीफें हैं दुनिया में जो हम मान के चलते हैं, किसी ने बता रखा है हमको कि वो तकलीफ नहीं है, बड़ी अच्छी चीज है. एक सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है, मैं आपको बताता हूं. अल्कोहल अच्छी चीज है कि तकलीफ वाली चीज है? आप अभी उसमें घुसे नहीं हैं. अच्छी चीज है कि खराब चीज है? कैसे पता आपको? आपने तो ट्राई भी नहीं किया. आपका एक दोस्त, तो मैं कह रहा हूं यार एक बार पी लो, जाम तुम्हारे मुंह पे लगेगा ना, तब देखना तुम घूमने लगोगे. और नशा नहीं है यार, वो तो अमिताभ बच्चन कहते हैं. क्या था वो, कौन से सेंटेंस थे हम लोग का? प्लेटिट्यूड. प्लेटिट्यूड होता है कि नशा शराब में होता तो नाचती बोतल. तुम नशे नहीं, नशा नहीं होता है. एक बार पियो तो सही, एक बार एक घूंट तो पियो, अच्छी चीज होती है. कैसे पता आपको अच्छी नहीं होती? केवल कुछ लोगों ने बुराई कर दी, वो तो इसके बुरा चाहते हैं, लोग तो जलते हैं इन चीजों से. हर वो चीज जो आपको एडिक्ट कर सके, जो आपको बेहोश कर सके और जो फ्यूचर की परेशानियां ले आ सके, वो सफरिंग है. बुद्ध बार बार ये कह रहे हैं कि किसी इमेजिनरी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी की बात कर रहा हूं कि सफरिंग क्या है और सफरिंग को कैसे खत्म कर सकते हैं. इसलिए बिकॉज सफरिंग कल्मिनेट्स इन डेथ, और सफरिंग अल्टीमेटली कहां खत्म हो जाती है? इकट्ठा होकर के अंत में डेथ में इकट्ठी होती है. ही ऑफन स्पीक्स ऑफ द अटेनमेंट ऑफ डिजायरलेस डेथलेसनेस और इमॉर्टैलिटी एज टॉटामाउंट टू द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सफरिंग. इसलिए कहते हैं जब सफरिंग खत्म होती है तो साथ ही साथ आपको डेथलेसनेस का भी एक्सपीरियंस आता है. जब सफरिंग नहीं होती लाइफ में तो फिर डेथलेसनेस एक्सपीरियंस होता है. दोनों साथ ही साथ होते हैं.
इन हिज विश टू लिबरेट हिमसेल्फ फ्रॉम सफरिंग, अपने आप को जब वो सफरिंग में से अलग करना चाहते हैं, ही विश्ड, वो ये भी चाहते हैं टू पास ओवर इनटू अ डेथलेसनेस। ऐसे काम नहीं चलेगा कि बस हमने सफरिंग से अपने आप को थोड़ा बहुत बचा लिया। सफरिंग के थ्रू गुजर के एक स्टेट में जाना होगा जिसको बोलते हैं डेथलेसनेस, जिसमें डेथ छू नहीं पाती। टू पास ओवर इनटू डेथलेसनेस, टू गेट बियॉन्ड द रीच ऑफ डेथ, जहां पर डेथ आपको टच नहीं कर सकता। Therefore, this problem amounted to annihilation of all factors that create suffering. अब उनकी प्रॉब्लम ये थी कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सफरिंग क्रिएट करती है, उन सब के ऊपर उनको धावा बोलना था, उन सब से लड़ाई करनी थी उनको। प्रॉब्लम अमाउंटेड टू द एनिहिलेशन ऑफ ऑल फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स। जैसे आप कोई स्कूल खोलना चाहते हैं लखीमपुर में, या कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं। पता है यूपी में ज्यादातर फैक्ट्रियां नहीं पड़ती हैं, बिजली नहीं मिलती यहां पर कायदे से बिजली मिलती नहीं है। जब ये फैक्टर्स हैं, अगर आप फैक्ट्री डालें तो कहते हैं यहां पर पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, वो खूब पैसे मांगते हैं। कोई भी इंडस्ट्री आनी है तो पैसा पहले से मांगते हैं। तो जब इतना पैसा बिजनेसमैन दे देगा तो फिर इंडस्ट्री कहां से चलाएगा? घूस। एक बहुत बड़ी मिनिस्टर थी यहाँ पे, वो कहती थी मेरे डिस्ट्रिक्ट में अगर जो कुछ भी काम करना है मेरे स्टेट में तो 20% आपका मुझे मिलना चाहिए प्रॉफिट का। तो इसलिए वो कभी बिजनेस लगा ही नहीं हमारी यूपी में। रिलायंस एक पावर प्लांट लगाने वाली थी, आज तक नहीं लगी यूपी में। तो बिजली या पॉलिटिकल प्रेशर एक तरह का फैक्टर है उस प्रॉब्लम का। तो ये बुद्ध कह रहे हैं कि कौन कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से मैं डेथलेसनेस या सफरिंग को एक्सपीरियंस करता हूं। Therefore, the problem amounted to the annihilation of all factors that create suffering. ठीक है, मेरी लाइफ में कौन कौन सी चीज सफरिंग क्रिएट करती है मैं उसको ऊपर धावा बोलता हूं। एंड स्पेशली दोज दैट कंडीशन डेथ, और खासतौर से जो जो चीज डेथ जिसको छूती है, विदाउट दिस बीइंग एनिहिलेटेड हिमसेल्फ इन द प्रोसेस, और इसके दौरान मैं नहीं खत्म होना चाहिए। जो जो चीज खत्म हो सकती है वो खत्म हो, जो जो चीज सफर होती है वो खत्म हो, लेकिन मैं बचा होना चाहिए। विदाउट हिज बीइंग एनिहिलेटेड इन द प्रोसेस, फॉर इफ ही वर एनिहिलेटेड along with the factor that creates suffering, क्योंकि अगर वो सफरिंग जो क्रिएट करती है उसके साथ मैं भी खत्म हो गया तो क्या? then this would not be liberation or deliverance, ये फिर आजादी थोड़ी है। then such less would it be the attainment of state of perfect peace, क्या ऐसा बचकाना सा होगा perfect peace and of complete perfect security, इसी में perfect security है। it would be nothing better than eternal death, इससे तो चाहे हमेशा हमेशा के लिए मर जाए। सफरिंग खत्म होनी चाहिए, जो चीज सफर होती है वो सारी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन मैं बचा होना चाहिए, मेरा स्टेट डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, अकॉर्डिंगली बुद्धा फेस 2 क्वेश्चंस, बुद्धा को अब 2 नए सवाल उठे। कौन से? कल पढ़े। सबसे पहला क्वेश्चन, क्योंकि अब उनको धावा बोलना था, कौन कौन सी चीज सफरिंग पैदा करती है। वॉट फैक्टर्स इन अस कॉज एंड मेक अस सब्जेक्ट टू डेथ, कौन कौन सी चीजें हैं हमारे अंदर जिसकी वजह से हम डेथ को झेलते हैं, डेथ हमारे ऊपर हावी हो पाती है। जैसे पुरानी फिल्म में देखा होगा आपने, हीरो होता है, हीरो 10 विलन को मार सकता है, लेकिन उसकी एक बूढ़ी मां होती है, तो विलन उसको किडनैप कर लेता है, तो उस बूढ़ी मां की वजह से बेचारा वो पकड़ा जाता है। तो बुद्ध भी ऐसे बोल रहे हैं, कौन कौन सी फैक्टर्स है जिसकी वजह से मुझे डेथ हो रही है। दूसरा क्वेश्चन ये है, आर दीज फैक्टर्स, और जो चीजें ये सब मेरे साथ जुड़ी हैं, इसेंशियली कनेक्टेड विथ अस सो दैट देयर एनिहिलेशन एंटेल्स आवर ओन एनिहिलेशन, क्या वो हमसे इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं कि वो खत्म होगी तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा? और आर दे नॉट एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आर्स सो दैट देयर एनिहिलेशन डज नॉट अफेक्ट आवरसेल्व्स, या वो ऐसी है नाखून और बाल जैसे, कट भी गए तो मैं नहीं खत्म होता। ओनली इन दिस केस ऑफ कोर्स वुड लिबरेशन फ्रॉम देम बी पॉसिबल, अगर वो हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं है, तभी जब वो खत्म होंगे तो मैं नहीं खत्म होगा। पहला क्वेश्चन ये कि कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे डेथ को सब्जेक्ट कराती हैं, और दूसरा कि ये जो चीजें हैं वो मेरे लिए बहुत जरूरी है या गैर जरूरी है। ये 2 क्वेश्चन थे बुद्धा के। पार्टी हमारे लिए बहुत जरूरी है
या नहीं जरूरी है, एक क्वेश्चन है। देखिए एक छोटी सी मैं यहाँ पर, चूंकि हमने हंसते हुए खत्म नहीं कर, मैं इसको सीरियसली, इस क्वेश्चन को आई वांट टू मेक इट इनटू अ सीरियस इशू। पार्टी में जाना कोई गलत बात नहीं है, एक बार जाइए, 2 बार जाइए, 3 बार जाइए, 10 बार जाइए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि इस पार्टी में बार बार जाने से आपके साथ क्या हो रहा है। आर यू बीइंग सब्जेक्ट टू समथिंग? क्या इससे आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में कोई बदलाव आ रहा है? पार्टी तो एक तो एंजॉयबल चीज है, मैं इसको दूसरी डालता हूं दूसरे तरीके से। मान लीजिए आपको रोज कोई आदमी डांटता रहता है बेवजह, बिला वजह। आप यहां से घर से निकलते हैं, मैं आपको रोज, ये कपड़े पहन के आते हो तुम, हाँ कुछ भी कपड़ा पहन के आइए, कुछ भी करके आइए, मैं आपको रोज डांटता हूं 10 बार, 20 बार, 50 बार, तो आपके जहन में उसका क्या असर होगा? एक तो ये खराब वाली चीज। दूसरी वाली चीज, अरे तुम तो यार बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत स्मार्ट हो, मैं रोज आपको यहां पर रोज एक चॉकलेट केक बनाना केक बना के खिलाता हूं रोज। चौथे 5वें दिन के बाद से क्या आपको पसंद आएगी वो केक? फिर उसके ऊपर और नया डिजाइन चाहिए होगा, आपको नई शक्ल सूरत चाहिए होगी। तो जब हम सोचते हैं ना, तो हम सोचते नहीं बहुत दूर तक, इसी को लॉजिकली सोचना कहते हैं, कि दूर तक सोचेंगे तब आप देख पाएंगे। क्योंकि अदरवाइज तो हमारा माइंड ऐसा चालू होता है ना कि वो भुला देता है। पार्टी हम बोल गए, अच्छा ये तो, वो तो दूसरी पार्टी थी, वो तो पंजाबी पार्टी थी सर, वो खाना पंजाबी था, ये तो मारवाड़ी पार्टी है, इसमें दूसरा मजा आएगा। इन सब चीजों से हमारा माइंड और बॉडी किस चीज को सब्जेक्ट होने वाला है, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है।